फोन कॉल। ये उपन्यास 12 वीडियोज में प्रस्तुत है, लेकिन अंत में आपको पूरी कहानी एक वीडियो में भी मिल जाएगी। फोन कॉल। इसीलिए जब भी दुल्हन भव्य साज सज्जा के साथ अंदर आती, मुझे दूल्हा वो मूर्ख लगता है जो जानबूझकर कानूनी गुलामी स्वीकार करने को तैयार होता है, भले उस दिन वो दुनिया का सबसे खुश इंसान दिखता है। तभी फोन की घंटी की आवाज आती है। कौन है अब फोन पर? जब भी मैं इस फिल्म को शुरू करती हूं, कोई ना कोई फोन करके मेरा मूड खराब कर देता है। कैरोलिन ने फिल्म को रोककर फोन उठा लिया। हेलो, हाय, मैं नॉर्मन बोल रहा हूं। अरे क्या चल रहा है? कहाँ हो तुम? कोई कॉल या मैसेज नहीं आया? क्या हुआ? नॉर्मन। कैरोलिन, क्या तुम अभी व्यस्त हो? कैरोलिन, नहीं। और बताओ, तुम कैसे हो? नॉर्मन, मैं ठीक हूं, मुझे बस एक मदद चाहिए। कैरोलिन, क्या हुआ? मुझे बताओ। नॉर्मन, मुझे एक सेल फोन नंबर चाहिए। कैरोलिन, किसका? नॉर्मन, सैम। कैरोलिन, कौन सा सैम? नॉर्मन, माफ करना, तुम उसको नहीं जानती हो। कैरोलिन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नॉर्मन, सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो नंबर कैसे मिलेगा। वो फेसबुक में है और मैं उसकी फेसबुक आईडी तुमको दूंगा। उसे अपना दोस्त बनाओ, उसके नजदीक जाओ और उसका फोन नंबर प्राप्त करके मुझे दे दो। कैरोलिन, सैम कौन है? नॉर्मन, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, पहले तुम वो नंबर प्राप्त करो। कैरोलिन, नॉर्मन, मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ। नॉर्मन, चिंता मत करो, तुम कर सकती हो, इसीलिए तो मैं तुमको बता रहा हूं। बस कोशिश करो। अलविदा, शुभ रात्रि। कैरोलिन, अलविदा, शुभ रात्रि। कैरोलिन। कैरोलिन के फोन से एक संदेश की चेतावनी सुनाई देती है। उसने मैसेज को खोलकर पढ़ा। मैसेज में सैम का विवरण था। कैरोलिन एक औसत लड़की है। वो ऐसा करने से पहले सब कुछ सोचती है, लेकिन हर हरकत घूमकर किसी बूमरैंग की तरफ उसकी तरफ आ जाती है। कुछ भी हो, वो अपने दोस्त की मदद हर हाल में करती है, फिर भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। इस कारण से उसने अपना फेसबुक अकाउंट फिर से खोल दिया, जिसे उसने भारी मन से कुछ दिन पहले बंद कर दिया था। कैरोलिन को एक लड़के से प्यार हो गया था, जिससे वह फेसबुक के जरिए मिली थी। 3 महीने पहले वह उसे छोड़कर चला गया था। यादों से बचने के लिए उसने अपना फेसबुक अकाउंट ही बंद कर दिया था। अब वह बेहतर हो रही थी और आनंद लेने लगी थी। जब नॉर्मन ने उसे फोन किया था, वो फिल्म 27 ड्रेसेस देख रही थी, जो उसकी पसंदीदा फिल्म थी। हालांकि उसने उस फिल्म को 27 से अधिक बार देखा था, वो एक ही फिल्म देखती रहती थी। उसने अपने सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ा और साइन इन किया। फेसबुक अकाउंट खोला। वो अपने खाते में गई। तस्वीरों पर नए नए कमेंट्स आए हुए थे। कमेंट्स पढ़ने के बाद उसने दोस्तों की सूची देखी। उसने सूची को बार बार देखा। एक गहरी श्वास के साथ बार बार वह 1 सेकंड के लिए हवा को पकड़ती हुई और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और आंसू भरी आंखों से खुद से फुसफुसाई, जिफिन ने मुझे दोस्तों की सूची से हटा दिया है।
वो रोई और लॉग आउट हो गई और फोन बंद करके बिस्तर पर चली गई। जिफिन वो शख्स था जिससे कैरोलिन फेसबुक के जरिए मिलती थी और प्यार करने लगी थी, लेकिन 3 महीने के बाद वो उसको छोड़ गया था। उन्होंने 2 साल तक अपने रिश्ते को गंभीरता से लिया, लेकिन किसी तरह जिफिन ने उनके रिश्ते को और आगे ले जाने में रुचि खो दी। वो जानता था कि कैरोलिन ने इसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने उनके बीच दूरी बनाना शुरू कर दी थी। जिफिन ने सफलतापूर्वक कैरोलिन को अपने जीवन से दूर कर दिया था। अगली सुबह अपनी दैनिक दिनचर्या के बाद उसने फेसबुक पर लॉगिन किया। सर्च बॉक्स पर उसने जिफिन टाइप किया। अचानक उसने उसे हटा दिया और सैम टाइप किया। कई खोज परिणाम थे। जो जानकारी उसको नॉर्मन ने दी थी, उसके आधार पर उसने सैम को खोज लिया। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट, दोस्ती के लिए अनुरोध भेजी, लॉग आउट किया और फिर एक और वेबसाइट पर अपनी कुंडली की जांच करने लगी। उस दिन का राशिफल देखा। बुरा दिन फिर से। राशिफल पढ़ने के बाद उसने खुद से कहा, मैं इसे फिर कभी नहीं पढ़ूंगी। भविष्यवाणियां, अंधविश्वास। उसने उस पेज को बंद कर दिया और फिर से फेसबुक में लॉगिन किया। सैम ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। उसने नॉर्मन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सैम से एक चैटिंग करने के लिए संदेश आया। सैम, हाय, क्या तुम मुझे जानती हो? कैरोलिन, क्षमा करें, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानना चाहती हूं। सैम, ठीक है, अब तुम मेरी दोस्त हो। कैरोलिन, मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। सैम, तुम क्या कर रही हो अभी? कैरोलिन, पढ़ाई। सैम, कहां? कैरोलिन घबरा गई और लॉग आउट हो गई। उसने सोचा कि अगर उसने किसी अज्ञात व्यक्ति को अपनी जानकारी दी तो संभावना है कि वो उसे चोट पहुंचाएगा। इसलिए उसने आराम किया और निर्णय लिया कि वो खुद से संबंधित कुछ भी नहीं बताएगी। फिर उसे उसका फोन नंबर कैसे मिलेगा? उसका नंबर पाने के लिए उसे इतना करीब होना चाहिए और विवरण बताना चाहिए। उसने फिर से फेसबुक में लॉगिन किया। उसने सैम का संदेश देखा। सैम, चली गई क्या? ठीक है, अपना ख्याल रखना, अलविदा। अगली सुबह। सुप्रभात। सैम, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। कैरोलिन, सुप्रभात सैम। सैम, अरे तुम कल रात कहां चली गई थी? मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करता रहा। कैरोलिन, क्षमा करें, बिजली बंद हो गई थी और कंप्यूटर ऑफ हो गया था। मेरा फोन काम नहीं कर रहा है क्योंकि बैटरी डाउन हो गई है। सैम, तुम कहां पढ़ रही हो? कैरोलिन, सैम, मैं इस तरह से मैसेज में ये सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। सैम, क्या कुछ गलत है क्या? कैरोलिन, यदि आप बुरा ना माने तो क्या आप अपना सेल फोन नंबर दे सकते हैं? मौन। कैरोलिन, सैम, तुम वहां हो? कैरोलिन डर गई और जो काम वो नॉर्मन के लिए कर रही थी उसके कारण वो शर्मा गई। वो अब मेरे बारे में क्या सोचेगा? हे भगवान, वो सोचेगा कि मैं पागल हूं। कैरोलिन ने मन ही मन खुद से कहा। सैम का जवाब आया। सैम, माफ करना, मेरी मां आ गई थी। मेरे पास 2 नंबर हैं, लेकिन इस नंबर का मैं ज्यादातर 8523654120 का उपयोग कर रहा हूं।
मुझे इस फोन नंबर पर एक मिस कॉल दो। कैरोलिन, हाँ बिल्कुल मैं करूंगी। सैम, किस चीज का इंतजार कर रही हो? अपने फोन से मेरे नंबर पर फोन करो। कैरोलिन, अब मेरे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, अलविदा, मैं तुमको बाद में कॉल करूंगी। कैरोलिन ने लॉग आउट किया। हे भगवान, मुझे उसका नंबर मिल गया। वो कितना बेवकूफ है। क्या कोई अनजान व्यक्ति को अपना सेल फोन नंबर देता है? वो उत्तेजित होकर हंस पड़ी और बोली, क्या किसी व्यक्ति को धोखा देना सही बात है जो आप पर विश्वास करता है? और किस उद्देश्य के लिए नॉर्मन को उसके नंबर की जरूरत है? क्या वो सैम को मारना या पीटना चाहता है? सैम कौन है? मुझे ये जानने की जरूरत है। कैरोलिन ने लॉगिन किया। सैम ऑफलाइन था। उसने सैम की प्रोफाइल खोली। वो एक स्नातक था और एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। वो फिर सैम के दोस्तों की सूची देखने लगी। अचानक वो हैरान हो गई और उसके मुंह से निकला, जिफिन। उसने जोर से सांस छोड़ी। उसने लॉग आउट किया। उसे कुछ आराम की जरूरत थी। वो सोने चली गई। उसका फोन बज रहा था। वो डर गई लेकिन कॉल अटेंड कर ली। फोन करने वाला, हेलो, हम आपकी फोन सेवा कंपनी से बोल रहे हैं। हमारे पास आपके लिए कुछ उत्साहित करने वाले ऑफर हैं। उसके लिए एक दबाएं। कैरोलिन ने कॉल काट दी। उसने सभी संभावनाओं पर विचार किया और निर्णय लिया। वो नॉर्मन को सैम का नंबर कभी नहीं देगी। सैम तो भगवान का दूत था और उसके माध्यम से उसने फेसबुक पर सैम की मित्र सूची में जिफिन को पाया था। बहुत सोचकर वो फिर सो गई। जब वो उठी तो रात हो चुकी थी। वो फिर सोचने लगी, फोन कॉल करना या मैसेज देना अच्छा है। मैसेजिंग परिचय के लिए एकदम सही है, नहीं तो घबराई हुई बात इंप्रेशन को तोड़ देगी। कैरोलिन ने सैम को संदेश भेजने का फैसला किया। कैरोलिन ने सैम को हेलो टाइप करके एक संदेश भेजा। सैम ने तुरंत जवाब दिया। सैम का संदेश, माफ कीजिए, आप कौन हैं? कैरोलिन, सैम, मैं कैरोलिन हूं। सैम, हाय, क्या ये तुम्हारा नंबर है? कैरोलिन, हाँ। क्या मैं इस नंबर को सेव कर सकता हूं? कैरोलिन, बेशक। क्या मैं तुमको अभी फोन कर सकता हूं? कैरोलिन, हाँ जरूर। सैम और कैरोलिन। 5 मिनट के बाद कैरोलिन के फोन की घंटी बजी। वो बहुत खुशी से फोन लेती है और सैम से बिना किसी तनाव के बात करती है। हालांकि वो एक अजनबी है। वे प्रतिदिन बातें करने लगे और हर एक बात के लिए संदेश देने लगे। मैसेजिंग और कॉल करने से वे बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन कैरोलिन को सैम से जिफिन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। उसने उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सैम और जिफिन स्कूल के दोस्त थे। अब उनका कोई संपर्क नहीं था। भले ही उसे कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसने सैम को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था। कैरोलिन उठी और सैम को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, तुम्हारा दिन शुभ हो। कोई जवाब नहीं था। उसने मैसेज की डिलीवरी रिपोर्ट की जांच की। मैसेज दूसरी तरफ पहुंच गया था। उसने फिर वही मैसेज किया। उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने उसे फोन किया, कोई जवाब नहीं। किसी ने फोन नहीं उठाया था। उसने फोन किया और बार बार फोन किया। सैम ने कॉल अटेंड नहीं किया। उसने उसे मैसेज किया, तुम कहाँ हो? क्या हुआ है तुमको? तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? कई मैसेज, कई कॉल, कोई रिप्लाई नहीं। वो सोचने लगी, सैम कहाँ था, कैसा था और क्या उसको कुछ हो गया था?
उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। कैरोलिन ने उसे हर दिन मैसेज किया और उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिससे वो बहुत दुखी थी। धीरे धीरे सैम को कॉल और संदेशों की संख्या कम हो गई, लेकिन कैरोलिन सैम को नहीं भूली। फिर एक दिन बीत गए। एक दिन कैरोलिन ने फेसबुक में लॉगिन किया। उसने सैम की एक तस्वीर देखी जो आधे घंटे पहले पोस्ट की गई थी। उसने एक चैट संदेश भेजा, कोई जवाब नहीं आया। वो वास्तव में दुखी थी, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं उसकी कोई गलती उसके और सैम के बीच की दोस्ती को बर्बाद तो नहीं कर गई थी। इसलिए वो सॉरी कहना चाहती थी। उसने सैम के एक दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। सैम के उस दोस्त ने कैरोलिन को एक संदेश भेजा, हाय। कैरोलिन को लगा कि कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसने जवाब दिया, हाय। सैम का दोस्त, क्या तुम मुझे जानती हो? कैरोलिन, नहीं। क्या सैम तुम्हारा दोस्त है? सैम का दोस्त, क्या तुम उसके जाल में फंस गई हो? कैरोलिन, क्या क्या जाल? सैम का दोस्त, वो अच्छा लड़का नहीं है। मुझे अपना नंबर दो, मैं तुमको उसके बारे में कुछ बताऊंगा। कैरोलिन ने आश्चर्य किया और अपना नंबर दिया। उसने तुरंत ही कैरोलिन को फोन किया। उसने सैम के बारे में अविश्वसनीय कहानियां सुनाई। उसके पास सैम से जुड़ी कुछ आवाजों की रिकॉर्डिंग भी थी। उसने कैरोलिन के लिए कई रिकॉर्डिंग उसको बजाकर सुनाई। वे सैम और कुछ लड़कियों के बीच फोन कॉल की रिकॉर्डिंग थी। उन रिकॉर्डिंग को चलाने के बाद सैम के दोस्त ने उससे सवाल करना शुरू कर दिया। उसने कैरोलिन को सलाह दी। कैरोलिन भ्रमित हो गई और बोली, ठीक है, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे जैसे किसी अनजान व्यक्ति को अपने दोस्त के बारे में बुरी बातें कह रहे हो। सैम के दोस्त ने कहा, तुम एक लड़की हो और सैम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको उससे दूर होने में मदद के लिए ये कर रहा हूँ। मैं तुमको उसकी पूर्व प्रेमिका से भी मिलवाना चाहता हूँ और फिर वो तुमको सैम के बारे में सब बता देगी। कैरोलिन, नहीं, तुम्हारी इस दया के लिए धन्यवाद। सैम का दोस्त, रुको, सैम की पूर्व गर्लफ्रेंड तुमसे कुछ कहना चाहती है। कैरोलिन, मुझसे? वो मुझे कैसे जानती है? सैम का दोस्त, थोड़ी देर रुको। इतना कहने के बाद उस दोस्त ने कैरोलिन की कॉल को होल्ड पर रख दिया। कुछ सेकंड के बाद उसने उसकी कॉल का जवाब दिया और कहा, हेलो। कैरोलिन ने उससे कहा, क्या चल रहा है और तुमने फोन होल्ड क्यों कर दिया था? हाय कैरोलिन, मैं जेसिका, सैम की पूर्व प्रेमिका हूं। क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? वो पागल है और उसे अपनी इच्छाओं के लिए लड़कियों की जरूरत है। वो नैतिकता, मूल्यों और रिश्तों के बारे में नहीं जानता है। मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं ही नहीं, कई लड़कियां हैं जिनको उसने धोखा दिया है। क्या तुमने रिकॉर्डिंग सुनी? मुझे मेरे पूर्व बॉयफ्रेंड सैम की जरूरत है। मैं उसे चाहती हूँ क्योंकि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। कृपया मेरी मदद करो कैरोलिन, मुझे उससे बात करनी है। कैरोलिन इससे छुटकारा पाना चाहती थी। उसने कहा, मैं? जेसिका, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। कृपया किसी अन्य का चयन करें। शुभकामनाएं। जेसिका, ऐसा मत करो, कृपया मेरी मदद करो। मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूं। कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरे सामने अब केवल एक ही चीज है और वो आत्महत्या है। कैरोलिन डर गई और अपना गला साफ करने के बाद कहा, जेसिका रुको, मैं कोशिश करती हूँ। कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करो, मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊंगी। कैरोलिन ने फोन काट दिया, लाइन बंद कर दी और अंधेरे में अकेली बैठ गई। अगले दिन
कैरोलिन ने सोचा और अपने आप से कहा, वो हर उस लड़की को फंसा रहा है जिसे वह जानता है, और फिर उसे फंसाना कोई बुरी बात नहीं होगी। शायद जेसिका सबसे ज्यादा पीड़ित है, लेकिन वह अब भी उससे प्यार करती है। उसका प्यार कितना शुद्ध और सच्चा है। जेसिका की खातिर कैरोलिन ने सैम को फोन लगाया। सैम ने कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर उसने उसे मैसेज किया। उसने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उसे रिकॉर्डिंग के बारे में मैसेज किया। कुछ मिनटों के बाद सैम ने उसके संदेश का उत्तर दिया। उसने कहा, अगर तुमको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे फोन करो और मैसेज मत भेजो। सैम ने उसे फोन किया। फिर उसने कहा कि वह उसे मिलना चाहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण था और उसके पास साझा करने के लिए और भी बहुत सी जानकारी थी। पहले तो सैम इससे सहमत नहीं था, लेकिन कैरोलिन ने उससे और झूठ बोला। अंत में सैम सहमत हो गया और उन्होंने कल सुबह 11 बजे सिटी जंक्शन पर मिलने की योजना बनाई। कैरोलिन भी सहमत हो गई। सैम के कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद कैरोलिन ने सैम के दोस्त को फोन किया और कहा, सैम मुझे मिलने के लिए सहमत हो गया है दोपहर में। जेसिका ने कैरोलिन को फोन किया और कहा, सैम के दोस्त ने मुझसे कहा कि वह तुमसे मिलने के लिए तैयार है। वो कहाँ आएगा? कैरोलिन, सिटी जंक्शन पर कल सुबह 11 बजे। जेसिका, धन्यवाद कैरोलिन, हम कल मिल सकते हैं। मैं वहां रहूंगी। मुझे इस नंबर पर कॉल करना। कैरोलिन, अलविदा। जेसिका, अलविदा। इतने प्रश्न। कैरोलिन सो नहीं सकी। वो घबरा गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि कल क्या होगा। अगर सैम को एहसास हुआ कि वो उसके साथ धोखा कर रही है तो वह उससे बदला लेगा। जेसिका सैम की पूर्व प्रेमिका थी। ब्रेकअप के बाद जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो सीन कैसा होगा? कैरोलिन के मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या वे फिर से मिलेंगे? कि वो जानता है कि मैं उसे धोखा दे रही हूं? जब वे बात करना शुरू करेंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या सैम अकेला आएगा? क्या जेसिका अपने दोस्तों, माता पिता या पुलिस के साथ आएगी? क्या सैम जेसिका से मिलेगा या जेसिका सैम को मार देगी? या फिर ये दोनों मुझे हर बात के लिए मारेंगे? इतने सारे सवालों ने कैरोलिन को नर्वस और टेंशन में डाल दिया। वो सो नहीं सकी। वो कल के बारे में सोचकर सो गई। अगली सुबह घड़ी का अलार्म बजा। कैरोलिन डर के मारे जाग उठी। उसने समय देखा, 9 बजे थे। अनिच्छा से वह तैयार हो गई। टेलीफोन बजा। कैरोलिन ने वो कॉल नहीं लिया। एक बार फिर फोन की घंटी बजी। उसने देखा ये सैम था। उसने कहा कि वह समय पर पहुंच जाएगी। उसने जेसिका को उसके कॉल से बचने के लिए वही संदेश दिया। सुबह 11:15 बजे कैरोलिन वहां पहुंच गई। उसने सैम को फोन किया और पूछा कि वो कहाँ था। उसने उसे बताया कि वह सड़क के बाईं ओर था। कैरोलिन ने उसे वहीं रहने के लिए कहा और उसने जेसिका को फोन किया। कैरोलिन ने उससे बताया कि सैम कहाँ इंतजार कर रहा था। जेसिका ने कैरोलिन को सैम के सामने के दाईं ओर खड़े होने और सैम के पास आने पर सड़क पार करने का निर्देश दिया। जेसिका ने कहा कि सैम कैरोलिन को देखकर उसकी तरफ आएगा, पर उसने जेसिका को देख लिया तो वो दूर चला जाएगा और जेसिका से नहीं मिलेगा। तब जेसिका उससे बात नहीं कर पाएगी तो सारी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। कैरोलिन ने ऐसा ही किया। कैरोलिन सड़क के दाहिनी ओर गई। उसने सैम को देखा। कैरोलिन सैम के सामने खड़ी थी। कैरोलिन अपना हाथ हिलाती है और अपने हाथ से सैम को सड़क पार करने का संकेत देती है। जब सैम ने सड़क पार की तो 5252 नंबर वाली एक तेज गति वाली लाल कार आई और सैम को टक्कर मार दी। सैम की मौके पर ही मौत हो गई। सैम के आसपास सभी की भीड़ उमड़ पड़ी।
पुलिस वाले वहां आ गए, यातायात को नियंत्रित किया गया और 1 घंटे के भीतर सब कुछ साफ कर दिया गया। पुलिस ने कई गवाहों से पूछताछ की, उन्होंने कार को नहीं पहचाना। टक्कर मारने के बाद भी चालक नहीं रुका, वो जल्दी से कार को ले गया था। उस हादसे को देखकर कैरोलिन हैरान रह गई। उसने कार को साफ देखा था क्योंकि वो सैम को देख रही थी, लेकिन उसने कार या सैम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कैरोलिन कई रातों तक सो नहीं पाई। उसने अकथनीय सपने देखे और उसने सभी सपनों में सैम दिखाई दिया। वो डरी हुई और परेशान थी, इसलिए वह रात भर उठती और रोती रहती है। उसे सैम के लिए खेद हुआ क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी वजह से सैम मर गया था। उस हादसे की याद उसे सता रही थी। उन यादों को भुलाने के लिए वो अपने दैनिक कर्तव्य में लग गई। उसने जानबूझकर जेसिका और सैम के दोस्त के कॉल का जवाब नहीं दिया। अपने दिल की गहराई में वो उनसे नफरत करती थी। हफ्ते उस घटना के 1 हफ्ते बाद जेसिका ने कैरोलिन को फोन किया। कैरोलिन सदमे से पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। जेसिका और सैम के दोस्त ने भी कैरोलिन को फोन किया। कैरोलिन ने उनके फोन पर बिना ध्यान दिए अटेंड किया और वे उसे सुकून देने वाले शब्द कहने लगे। इससे कैरोलिन चिढ़ गई। वे सैम की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है और मैं अनजाने में उस पाप का हिस्सा बन गई। अगर मैंने सैम को नहीं बुलाया होता तो वो कभी नहीं आता, उसने खुद से कहा। उसने फोन कॉल से बचने के लिए कैरोलिन ने अपना नंबर बदल लिया। उसे नया नंबर देने के लिए उसने नॉर्मन को फोन किया। नॉर्मन के पिता ने फोन लिया और कहा, हेलो कैरोलिन। हेलो, क्या ये नॉर्मन है? नॉर्मन के पिता, नहीं, मैं उसका पिता हूं। तुम कौन हो? कैरोलिन, मैं नॉर्मन की दोस्त हूं। क्या मैं नॉर्मन से बात कर सकती हूं? कुछ समय बाद नॉर्मन के पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे की 1 सप्ताह पहले मृत्यु हो गई। वो रोने लगे। कैरोलिन ने कॉल काट दी। उसका दिमाग खाली हो गया। अगले दिन वह नॉर्मन के घर गई। प्रवेश द्वार पर नॉर्मन की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई थी। कुछ देर यह देखने के बाद कैरोलिन घर में चली गई। वहां नॉर्मन के माता पिता, नॉर्मन के भाई और बहन शोक की अवस्था में बैठे थे। यादें कैरोलिन के दिमाग में आने लगी। नॉर्मन और कैरोलिन स्कूल से ही दोस्त थे। वो बगीचे में गई और फूलों को देखा, जहां वे आमतौर पर बैठकर बातें करते थे। नॉर्मन की बहन उसके पास आई और कहा कि वो अपने दोस्तों से प्यार करता था। कैरोलिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। वह जोर जोर से रोने लगी। बहन ने उसे पकड़ लिया और कहा, पिछले हफ्ते नॉर्मन परेशान था। क्या उसने तुमको अपने जीवन के बारे में कुछ कहा था? कैरोलिन ने उत्तर दिया, नहीं, और जारी रखा, तुमको ऐसा क्यों लगता है? बहन ने कहा, कुछ हफ्ते पहले वो कुछ फोन कॉल्स में व्यस्त था और मुझे लगा कि वो परेशान था। कैरोलिन ने कहा, मुझे नहीं पता, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझे अब जाना है। नॉर्मन की बहन ने अपने भाई से कैरोलिन को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए कहा। उसका भाई कैरोलिन को लेने के लिए एक लाल रंग की कार लाया। 52 नंबर वाली लाल रंग की कार। उस कार को देखकर कैरोलिन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसे घर के अंदर ले जाया गया और कुछ मिनटों के बाद उसे होश आया। नॉर्मन की बहन उसकी तरफ थी। कैरोलिन ने उससे पूछा, ये किसकी कार थी? नॉर्मन की। क्या तुम ठीक हो? बहन ने उत्तर दिया। वो उस कार को कब लाया था? कैरोलिन ने फिर पूछा। 2 साल पहले।
नॉर्मन की बहन ने कहा। क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? कैरोलिन ने कहा, नहीं कुछ नहीं। मन में कई शंकाओं के साथ चुपचाप बैठने के बाद कैरोलिन ने बहन से चुपके से कहा, किसकी फोन कॉलों ने नॉर्मन को परेशान किया हुआ था? बहन ने कहा, मुझे नहीं पता। कैरोलिन ने कहा, क्या मैं नॉर्मन का सेल फोन देख सकती हूँ? बेशक, चलो, बहन ने उसको कहा और फिर अंदर के कमरे में ले जाकर कैरोलिन को नॉर्मन का फोन सौंप दिया। कैरोलिन ने कॉल लॉग चेक किया, वो साफ था और किसी कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसने फोन के मैसेज का इनबॉक्स चेक किया, इसे भी साफ कर दिया गया था। उसने फोन नंबरों की जांच की, जेसिका नाम से कोई नंबर नहीं था। उसने नॉर्मन के फोन से ही जेसिका का नंबर डायल किया और कॉल किया। कैरोलिन के पास तो जेसिका का नंबर था ही। घंटी बजी और स्क्रीन पर नाम की जगह मारिया नाम दिखने लगा। वो समझ गई कि नॉर्मन ने जेसिका का नंबर मारिया के नाम से सेव किया हुआ था। उसने फोन काट दिया और नॉर्मन की बहन को दे दिया। कैरोलिन अपने घर आ गई। वो चुपचाप बैठी रही। वो बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी। वो काफी उलझन में थी। वह सच जानना चाहती थी। कुछ देर के बाद उसने सैम के दोस्त को फोन किया। सैम का दोस्त, हेलो। कैरोलिन, जेसिका कौन है? सैम का दोस्त, तुम कौन हो? कैरोलिन, मैं कैरोलिन हूं, क्या तुम मुझे भूल गए? सैम का दोस्त, ये किसका नंबर है? मैं तुम्हें भूलने की मूर्खता नहीं कर सकता हूं, पर जिस नंबर से तुम मुझे फोन कर रही हो ये तो तुम्हारा नंबर नहीं है। मैंने तुमको दूसरे नंबर पर कई बार फोन किया लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। कैरोलिन, मुझे क्षमा करो, ये मेरा नया नंबर है और कृपया जेसिका को ये नंबर मत देना। सैम का दोस्त, क्यों, क्या हुआ? कैरोलिन, कृपया मेरा नंबर जेसिका को ना दे। सैम का दोस्त, नहीं, मुझ पर भरोसा करो। कैरोलिन, जेसिका कौन है? वो कौन है? सैम का दोस्त, मुझे नहीं पता, क्या हुआ? मैं उससे फेसबुक के जरिए मिला था। कैरोलिन, मुझे उसका फेसबुक आईडी दे दो। सैम का दोस्त, मुझे लगता है कि उसने फेसबुक से अपना अकाउंट हटा दिया है। कैरोलिन, क्या उसने खाता हटा दिया है? सैम का दोस्त, हाँ, क्या हुआ, कुछ गलत है? कैरोलिन, क्या उसने उस घटना के बाद तुमको फोन किया था? सैम का दोस्त, हाँ, उसने मुझे फोन किया था, क्या हुआ? कैरोलिन, क्या वह खुश है? सैम का दोस्त, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे सीधे से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे उत्तर दूं? कैरोलिन, कुछ नहीं, अलविदा। कैरोलिन ने कॉल काट दी और अपना पुराना नंबर फिर से डाल दिया और जेसिका को फोन किया। उसने कॉल का जवाब नहीं दिया। कैरोलिन ने कई बार फोन किया लेकिन जेसिका ने फोन नहीं उठाया। गुस्सा और उदास होकर उसने सैम के दोस्त को फोन किया और कहा, उसका नाम जेसिका नहीं है, वह नकली है, उसका असली नाम मारिया है। उसने हमसे झूठ बोला और उसने सैम को मार डाला। सैम का दोस्त चौंक गया और कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हें किसने बताया कि उसका नाम मारिया था और उसने सैम को मार डाला? कैरोलिन, मैंने सैम को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार देखी और वहीं से मुझे मालूम चला कि जेसिका का नाम मारिया है। सैम का दोस्त भ्रमित हो गया और कहा, शांत हो जाओ, ये किसी को मत बताना, हमें इसे एक रहस्य के रूप में रखना होगा, नहीं तो हमें भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। और जेसिका से संपर्क मत करना। कैरोलिन,
मुझे पता है कि अगर वह सच जानती तो वह हमें मार देती। दोनों चुपचाप बैठे रहे। नॉर्मन के घर पे घंटी बजी। नॉर्मन की बहन ने दरवाजा खोला। उसकी ओर देखते हुए नॉर्मन की बहन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं नॉर्मन की दोस्त हूं। मैं कल अपने घर पहुंची थी। मैं शहर से बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं अंतिम संस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सकी। मुझे उसके लिए खेद है, उसने जवाब दिया। क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाई। आपका नाम क्या है? बहन ने कहा। जेसिका, उसने जवाब दिया। दोनों घर के अंदर चले गए। नॉर्मन की माँ कॉफी बना रही थी। माँ ने जेसिका को कॉफी दी और उसके पास एक कुर्सी पर बैठ गई। माँ अपने बेटे के बारे में बताने लगी और रोने लगी। बहन उसे अंदर ले गई और वापस आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी ओर देखते हुए बहन ने पूछा, मैं उसके अधिकांश दोस्तों को जानता हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो? हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते और मैं वर्षों से उसकी दोस्त थी। हालांकि विशेष रूप से ज्यादा करीब नहीं थी, जेसिका ने समझाया। क्या तुम कैरोलिन को जानती हो? बहन ने फिर पूछा। जेसिका हैरान रह गई और बोली, कैरोलिन? हाँ, वो भी मेरे भाई नॉर्मन के साथ स्कूल में पढ़ती थी, बहन ने कहा। जेसिका, ओ कैरोलिन, मैं जानती हूँ। क्या वो यहाँ आई थी? बहन, हाँ, 2 दिन पहले। थोड़ी देर बाद जेसिका ने पूछा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? ओ हाँ, बहन ने उत्तर दिया और अंदर चली गई। जेसिका ने अचानक अपना फोन उठाया और कॉल लॉग को देखा। 2 दिन पहले उसके पास नॉर्मन के फोन से एक मिस्ड कॉल आई थी और शाम को भी कैरोलिन ने जेसिका को कई बार फोन किया था। जेसिका ने साजिश को समझा। उसने महसूस किया कि कैरोलिन को सारी सच्चाई पता थी। वो बिना कुछ कहे घर से निकल आई। बहन पानी लेकर आई, लेकिन उसने जेसिका को वहां नहीं देखा। उसने जेसिका की तलाश की, लेकिन वह जा चुकी थी। जब जेसिका अपने घर पहुंची तो उसने कैरोलिन को फोन किया, लेकिन कैरोलिन ने अपना नंबर बदल दिया था, इसलिए जेसिका का कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। जेसिका ने सैम के दोस्त को फोन किया। सैम का दोस्त भ्रमित हो गया और उसने सोचा कि उसे वो कॉल छोड़नी होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसने फोन उठाया और हमेशा की तरह उससे बात की। सैम का दोस्त, हेलो, कैसी हो तुम? जेसिका, ठीक हूं। कैरोलिन को क्या हुआ? वो पहुंच से बाहर है, उसका फोन लग नहीं रहा है। सैम का दोस्त, कैरोलिन ने अपना नंबर बदल लिया है। जेसिका, क्या तुम मुझे वो नंबर दे सकते हो? सैम का दोस्त, उसने मुझे नया नंबर नहीं दिया है। जेसिका, मुझे उसका नंबर दो। जेसिका की आवाज अचानक बदल गई थी। ये मीठा नहीं था, उसका स्वर जंगली और भयभीत लग रहा था। सैम का दोस्त डर गया और कहा, उसने मुझे अपना नया फोन नंबर नहीं दिया है। जेसिका ने अपनी जंगली और रूखी आवाज में कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों सब कुछ जानते हो, इसलिए डरो मत। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हें और कैरोलिन से मिलने आऊंगी। अलविदा। कॉल ड्रॉप कर दी गई। सैम का दोस्त और कैरोलिन। सैम का दोस्त घबरा गया और उसने कैरोलिन को फोन करने का फैसला किया। वो समझ गया कि कैरोलिन की कही गई बातें सच थी। उसने कैरोलिन को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। वे जेसिका के बारे में भयभीत और चिंतित हो गए। कैरोलिन को भी उस मामले में फंसा देने के लिए उसने माफी मांगी, क्योंकि वो जानता था कि नॉर्मन की मौत के बाद कैरोलिन बहुत ही परेशान हो गई थी। कैरोलिन डर गई थी
और उसे कुछ मदद और समर्थन की जरूरत थी। अब कैरोलिन को जेसिका से खुद को बचाना था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। कैरोलिन ने दरवाजा खोला। सैम के दोस्त को देखकर उसने सोचा और कहा, तुम्हें देखकर खुशी हुई और अब तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। सैम का दोस्त, मुझे पता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कैरोलिन, तुम्हारे समर्थन के लिए धन्यवाद। सैम का दोस्त, मुझे तुमको जेसिका के बारे में कुछ बताना है। कैरोलिन, ठीक है, बताओ। सैम का दोस्त, ये सही जगह नहीं है। कैरोलिन, ओह आई एम सॉरी, अंदर आओ, क्या तुम्हें कुछ खाना है? सैम का दोस्त, नहीं धन्यवाद, जेसिका ने मुझे फोन किया और वो जानती है कि हम सच्चाई जानते हैं। उसने ये भी कहा कि वो हमसे तुरंत मिलने आएगी। उसकी आवाज कुछ कराहने जैसी थी। कैरोलिन, वो एक साइको है, हमें इसकी परवाह करनी होगी, वो कुछ भी करेगी। उसने सैम और मेरे दोस्त को मार डाला। जिन्होंने वास्तव में उसकी मदद की वो हमें मार डालेगी। मुझे नहीं पता कि कैसे बचना है। सैम का दोस्त, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तुम इस स्थिति को अकेले नहीं संभाल सकती हो, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। कैरोलिन, क्या हम पुलिस को सूचित कर सकते हैं? सैम का दोस्त, क्या तुम पागल हो? अगर यह मामला पुलिस के पास गया तो हम भी सलाखों के पीछे होंगे। कैरोलिन, तो हम क्या करेंगे? सैम का दोस्त, जेसिका मानसिक रोगी है, तुम उसके माता पिता को बताओ, उपचार उसका इलाज कर सकता है। हत्या करना एक रोग है, एक मानसिक रोग है। कैरोलिन, हमें जेसिका का पता कैसे मिलेगा? सैम के दोस्त ने अपने दोस्त से जेसिका के घर के पते की जानकारी मांगी। 1 घंटे बाद उसके दोस्त ने फोन किया और जेसिका का पता बताया। सैम के दोस्त और कैरोलिन पते के अनुसार जेसिका के घर पहुंच गए। गेट पर ताला लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि महीनों से वहां कोई नहीं रहता था। उस घर के पास कोई घर नहीं था। 15 मिनट चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई दिया। वे वहां गए। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत थे उस घर में। उन्होंने जेसिका और उसके परिवार के बारे में जानकारी मांगी। बूढ़े आदमी और औरत को परिवार की याद आई। बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम जेसिका के दोस्त हैं। बूढ़ी औरत, क्या तुमने उसके साथ पढ़ाई की? कैरोलिन, नहीं, अब वो मेरे साथ रह रही है। कैरोलिन ने सैम के दोस्त की ओर देखा और उसके झूठ को एक मुस्कान के साथ कवर करके जवाब दिया। सैम के दोस्त ने कहा कि वे जेसिका के बारे में और जानना चाहते थे। बूढ़ी औरत ने कहा, किस बारे में? आप उससे सीधे पूछ सकते हैं। सैम का दोस्त, जेसिका अपने दोस्तों से ज्यादा बात नहीं करती है। हम जानना चाहते हैं कि जेसिका का जिस तरह का चरित्र है उसके पीछे क्या राज है, इसलिए हम उसके अतीत के बारे में जानना चाहते हैं। अगर उसके व्यवहार में सुधार किया जा सकता है तब हम उसे अच्छा और आकस्मिक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जेसिका एक मानसिक रोगी है और उसका उपचार होना जरूरी है। बुढ़िया ने बताया। बुढ़िया बताने लगी, जेसिका 5 साल की उम्र में अपनी माँ और अपने पिता के साथ यहाँ आई थी। उनके पिता एक प्रमुख वकील थे। उसने वह घर एक साहूकार से खरीदा था जो व्यापार के लिए शहर चला गया था। जेसिका का परिवार काफी समृद्ध था। वो यहाँ शांतिपूर्वक और खुशी से रहते थे। जेसिका के पिता और माँ बहुत अच्छे इंसान थे और उन लोगों की मदद करते थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। जेसिका के पिता उसे वकील बनाना चाहते थे। इतने वर्ष बीत गए, ऋतु बदले, जेसिका बड़ी हुई। उसने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कॉलेज में दाखिला लिया। अपने माता पिता की तरह वह भी एक शांत दिल इंसान थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। दोनों एक दूसरे को बिना किसी रुकावट के प्यार करने लगे थे। उसने जेसिका का बहुत अच्छा अध्ययन किया था
और उसको अपने जाल में फंसा लिया था। और उस लड़के को जो कुछ भी चाहता था जेसिका से मिलने लगा था। जेसिका को विश्वास था कि वह वास्तव में उससे प्यार करता था। वह उसकी जितनी मदद कर सकती थी करती थी, यहां तक कि उसके बिना किसी गिनती के उसे पैसे भी दिए। उसने सोचा कि वह उसके साथ गहराई से और वास्तव में प्यार करता था। उसे विश्वास था कि वह वफादार और भरोसेमंद होगा। ये जानकर दुख हुआ कि वह आदमी अच्छा नहीं था। कॉलेज और बाहर उसके कई ऐसे रिश्ते थे। सबसे पहले जेसिका ने सोचा कि वे अफवाहें थी। उसने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन और भी कई बातें सामने आई। जब उसे पता चला कि उसने उस लड़के से पूछताछ की, सबसे पहले उसने कहा कि यह सच नहीं था और जिसे वह प्यार करता था वो जेसिका थी। लेकिन उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा खबरें सुनने को मिली। उनके रिश्ते में तकरार शुरू हो गई और जेसिका परेशान हो गई और निडरता और आत्मविश्वास के साथ बोलने लगी। जब उस लड़के को लगने लगा कि अभिनय से जेसिका को कायल नहीं किया जा सकता, तो उसने कई और लड़कियों से अपने रिश्ते के सच को कबूल कर लिया। जेसिका उदास थी, लेकिन वह उससे इतना प्यार करती थी कि वो उसे माफ करने के लिए तैयार थे। उसने उसके बारे में अपने पिता और मां से बात की। उन्होंने अपनी बेटी का प्यार देखकर उनकी शादी को हाँ कह दिया। उसने इसकी जानकारी उस लड़के को भी दी। जेसिका के पिता ने उस लड़के के माता पिता से मुलाकात की और उनके रिश्ते के बारे में बताया। लड़के के माता पिता भी इस तरह के रिश्ते से खुश थे। लड़का अपने माता पिता के साथ जेसिका के घर आया था। सभी को आमंत्रित किया गया था। जेसिका के पिता ने उस दिन उनकी शादी तय करने की योजना बनाई। नृत्य, संगीत और भोजन के साथ सभी जश्न के मूड में थे। सभी खुश थे। बहुत देर तक रात सभी अपने अपने घर चले गए। मुझे वह दिन याद है। सब मस्त थे। शादी की तारीख तय थी। अगले हफ्ते शादी थी। जेसिका के घर पर सारा साज सज्जा शुरू हो गई थी। शादी के दिन सभी रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के सदस्य, पड़ोसी सभी चर्च में आए। समय निकट था, लेकिन दूल्हा नहीं आया। जेसिका अपनी शादी की पोशाक और गहनों के साथ एक परी की तरह लग रही थी। उसने बिना पलक झपकाए उत्सुकता से सड़क की ओर देखा। हर कोई घबराया हुआ था। किसी ने दूल्हे को उसके नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। लोग जानना चाहते थे कि दूल्हे के साथ क्या हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ था। समय बीत रहा था। सब कुछ तनावपूर्ण हो गया और जेसिका और उसके पिता दूल्हे के घर गए, जहां शादी की कोई सजावट नहीं थी। केवल उसके पिता और मां, जिन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ था। शादी को रोक दिया गया। जेसिका अपने कमरे में बिना किसी से कुछ कहे बैठी थी। कुछ नहीं खा रही थी और एक बूंद पानी भी नहीं पी रही थी। एक हफ्ते बाद उन्होंने अपना घर बदल दिया और वो दूर चले गए, अपनी बेटी जेसिका को साथ लेकर। बूढ़ी औरत ने एक आह के साथ कहा। उसे घटना स्पष्ट रूप से याद थी। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, जेसिका एक अच्छी लड़की है। वो सभी से प्यार करती है। कभी कभी वो यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाती है। इस बुढ़ापे में उसकी मौजूदगी हमें एक बेटी की देखभाल और एक उम्मीद देती है। कैरोलिन और सैम के दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा। सैम के दोस्त ने पूछा, अब जेसिका के माता पिता कहाँ हैं? शहर में कहीं, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। उन्हें कुछ खाना दो, मुझे लगता है कि वो भूखे हैं, बूढ़े ने कहा। कैरोलिन ने कहा, नहीं, हमें भूख नहीं है, हमें अभी जाना है। कैरोलिन और सैम का दोस्त खड़ा हो गया। बुढ़िया ने उन्हें रोका, कुछ खा लो, क्योंकि ये हमारी खुशी है। बूढ़ी औरत ने उठकर अंदर जाकर 4 प्लेटों के साथ लौटते हुए कहा। कैरोलिन ने सैम के दोस्त को जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन सैम के दोस्त ने कैरोलिन को रोक दिया और कहा, हमें खाना चाहिए इनके साथ, इतने प्यार से कह रही है।
हमारे दादा दादी के बारे में सोचो। ये सुनकर कैरोलिन मान गई और दोनों ने अपने हाथ धोए। वे मेज पर बैठ गए। बूढ़ा आदमी टेबल के एक तरफ बैठ गया। कैरोलिन बूढ़े आदमी से पूछती है, जेसिका कब आएगी? ये नहीं जानते हैं, दरवाजे से एक लड़की की तेज आवाज ने कहा। कैरोलिन और सैम ने के दोस्त ने दरवाजे की ओर मुंह फेर लिया और दोनों ने एक साथ कहा, जेसिका। वो दोनों जेसिका को अंदर आते देखकर इस तरह घबरा गए थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। उन्होंने जेसिका के चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान देखी। बूढ़ा मुस्कुराया और उसने प्यार से जेसिका से कहा, आओ आओ मेरी छोटी बच्ची। जेसिका अंदर आई और बूढ़े आदमी को उसके गालों पर चूमा और रसोई में चली गई। उन्होंने बूढ़ी औरत और जेसिका के कुछ शब्द सुने। 1 मिनट के लिए वे चुप हो गए और वे बाहर आए और मेज पर बैठ गए। सब खाने लगे। जेसिका, तुमने हमें इन दोस्तों के बारे में क्यों नहीं बताया कभी? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ। जेसिका ने अपने होठों पर एक अर्थहीन मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं कर रही हो? इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो जेसिका? तुम जानती हो कि अभी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे अतीत के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनको कुछ तो बताया, पर अब तुम ही बातें करो अपने दोस्तों के साथ, बुढ़िया ने कहा। ये दोनों कुछ नहीं कहेंगे, ये ज्यादातर चुप ही रहते हैं। कैरोलिन और सैम के दोस्त की ओर देखने के बाद जेसिका ने कहा। बुढ़िया ने पूछा, मेरी प्यारी लड़की को क्या हुआ? जेसिका, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो आज। जेसिका तुरंत खड़ी हुई और बुढ़िया को धक्का देकर कुर्सी से नीचे गिराते हुए चिल्लाई, चुप रहो। सैम का दोस्त उठा और जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। 2 कदम चलने के बाद उसकी दृष्टि फीकी पड़ गई और वह अपने पैर जमीन पर नहीं रख सका और ठीक से खड़ा भी नहीं हो सका। उसको चक्कर आने लगे थे और सब कुछ धुंधला होने लगा था। वो बेहोश हो गया और उसने कैरोलिन को देखा। वो वहां नहीं थी। होश खोने से पहले वह जमीन पर गिर गया। उसने देखा कि कैरोलिन अपनी सीट के पास जमीन पर गिर पड़ी थी। वो भी बेहोश हो गई थी। साफ था कि खाने में कुछ मिलाया गया था। वो होश खो बैठा। उठो, जागो। जेसिका ने सैम के दोस्त के चेहरे पर थप्पड़ मारा। सैम के दोस्त ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कुछ देर तक उसे समझ नहीं आया। कुछ समय बाद उसकी याददाश्त तेज हो गई। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह टेप से कसकर बंद था। उसने जेसिका और उसके चारों ओर देखा। दूसरी ओर उसने कैरोलिन को देखा। उसके हाथ भी बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप था। वह रो रही थी। उसके बगल में एक कुर्सी पर बूढ़ी औरत को बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया था और दूसरी कुर्सी पर बूढ़े आदमी को भी बांध दिया गया था और उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया था। वे सब बुढ़िया के घर में थे। वो समय की गणना नहीं कर सका। एक मंद बल्ब की रोशनी चालू थी। उस रोशनी ने हर किसी को निराश कर दिया। सभी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या करें या जेसिका से कैसे बच सकते थे। जेसिका उनके प्रत्येक चेहरे को देख रही थी। वे सभी डरे हुए थे और उनकी आंखें दया से जेसिका से उन्हें छोड़ने का अनुरोध कर रही थी। सबके चेहरे पर एक जैसे भाव थे। जेसिका ने एक कुर्सी ली और बीच में रख दी ताकि वह उन सभी को देख सके। जेसिका ने उनसे कहा, परमेश्वर महान है। थोड़ी सी खामोशी के बाद उसने उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं तो आज मुझे कैसे पता चलता कि तुम दोनों यहां मुझे ढूंढने आओगे। तुम्हें पता है? सैम के दोस्त को देखकर जेसिका ने कहा, जब मैं यहां आई और दोनों को देखा, तुम एक साथ मेरे पास, तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं थी, लेकिन एक छोटे से विचार के साथ मुझे एक योजना मिली। अगर मैं अब तुम्हें खो देती हूँ, उसके चेहरे पर क्रोध के साथ उसने कहा, तो ये मेरे
लिए हुए तुम दोनों को खोजना एक कठिन काम होता और तुम्हें मारना मुश्किल हो जाता। जेसिका ने सांस छोड़ते हुए जारी रखा। अब मेरा एकमात्र नुकसान नींद की गोलियों का हुआ है और मैं अपने घर धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए गई थी और वहां पहुंची जहां मैंने अपने हथियार गुप्त और सुरक्षित रखे थे। मैं अपने कुछ पसंदीदा हथियार एक बॉक्स में यहां ले आई थी। वहां है। उसने अपना हाथ टेबल पर एक बॉक्स की ओर इशारा किया जहां उन्होंने खाना लिया था। एक पल के बाद उसने मुस्कुराकर बहुत ही सामान्य आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम यहां हो। क्यों हो? मैं सच कहती हूँ। सच नहीं, मेरी सफलता। सहज के साथ उसने कहा, मैंने सैम को मार डाला। कैरोलिन की ओर अपना चेहरा घुमाते हुए जेसिका ने जारी रखा, ये कोई दुर्घटना नहीं थी। मैंने योजना बनाई और ये मैंने कर दिखाया। फिर आज यहाँ आकर मैंने खाने में नींद की गोलियां मिलाई और तुम चारों को बेहोश करके बांध दिया। अब सब कुछ मेरे हाथ में है। कैरोलिन डर से कांप उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जेसिका कुर्सी से उठी और कैरोलिन के करीब आ गई और वह कैरोलिन के पास बैठ गई और कैरोलिन के गालों को छूकर उदास होने का अभिनय करते हुए बोली, कैरोलिन, तुम्हें पता है नॉर्मन एक अच्छा लड़का था और उसने मेरी मदद की थी, लेकिन क्या करें, वो मेरे खिलाफ चला गया था। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे केवल कुछ मदद और अपनी जगह चाहिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहती हूँ। जब कोई मेरे रास्ते में आता है एक बाधा के रूप में या मेरे मामलों में हस्तक्षेप करता है तो मुझे इससे नफरत है। इसलिए मैंने स्वेच्छा से नहीं पर नॉर्मन को मार डाला। कैरोलिन की आंखों को देखते हुए जेसिका उठी और वहां गई जहां वो पहले बैठी थी। वो फिर बैठकर बोलने लगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब मैं तुम लोगों को भी मारने के लिए विवश हूँ। सैम के दोस्त और कैरोलिन को देखकर उसने कहा, तो अपना रास्ता खुद बनाने के लिए मैं तुम्हें भी मारने जा रही हूँ। जेसिका ने बूढ़े लोगों की ओर देखा और उनके पास गई और बोली, इन बूढ़े लोगों को मारने के लिए मुझे बहुत खेद है क्योंकि वे मुझसे प्यार करते थे। मैं उन्हें नहीं मार सकती क्योंकि मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। ये शब्द कहते हुए जेसिका अचानक कैरोलिन की ओर मुड़ी और बोली, तो कैरोलिन, तुम इन बूढ़े और बुढ़िया को मार डालो। इतना कहने के बाद जेसिका कैरोलिन के करीब गई और कैरोलिन के चेहरे से टेप खींच ली और कहा, तैयार हो जाओ बच्ची। कैरोलिन चिल्लाई और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम हमसे क्या चाहती हो? कृपया हमें छोड़ दो। ये सुनकर जेसिका ने कैरोलिन के दोनों गालों पर थप्पड़ मारा और उसके बालों को खींच लिया और जेसिका ने कहा, मैंने जो कहा वो करो। इतना कहकर जेसिका टेबल के पास गई और उस बक्से को खोला जिसमें उसने अपने घर से हथियार लाकर रखे थे। उसने एक हाथ में एक लंबा हथौड़ा लिया और कहा, यह हथौड़ा हथियार के रूप में तुम जैसी नौसिखिया के लिए अच्छा है। जैसे ही वह कैरोलिन के करीब आई उसने कैरोलिन को खोल दिया और कहा, लो ये हथौड़ा ले लो। नहीं, कृपया हमें जाने दो। कैरोलिन जोर से चिल्लाई। जेसिका, इसे ले लो। कैरोलिन, कृपया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जेसिका, चुप रहो, ये लो और उन्हें मार डालो। कैरोलिन रोई और उसने उस हथौड़े को लेने से इनकार कर दिया। जेसिका ने कैरोलिन को मारा और हथौड़े को जबरदस्ती उसे सौंप दिया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगी। उसने अपनी जीन्स की जेब से एक रिवॉल्वर निकालते हुए सैम के दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा। कैरोलिन बुरी तरह घबरा गई और बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कृपया हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। कैरोलिन ने जेसिका के पैरों पर गिरते हुए कहा। अचानक बंदूक की गोली की आवाज सुनकर सभी डर गए और कैरोलिन ने सैम के दोस्त की ओर देखा। उसे गोली मार दी गई थी। जेसिका ने गोली मार दी। कैरोलिन जोर से चिल्लाई। जेसिका ने रिवॉल्वर को कैरोलिन की ओर मोड़ दिया। जेसिका और कैरोलिन ने
एक दूसरे को देखा। एक की आंख बुराई से और दूसरे की आंख दया से देख रही थी। बिना पलक झपकाए जेसिका ने कहा, उन्हें मार डालो। जेसिका ने हथौड़ा लिया और उसे कैरोलिन के पास रखा। कैरोलिन बूढ़े आदमी के पास गई। जेसिका ने तेज आवाज में कहा, उसे मार डालो। कैरोलिन चौंक गई और उसने हथौड़े को अपने हाथों में लिया। उसे अपने सिर से ऊपर उठाया। वो 1 सेकंड के लिए रुकी रही। उसने एक गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कर ली। वो बूढ़े आदमी को मारने लगी, लेकिन उसने अपना पैर कैरोलिन की ओर बढ़ा दिया। कैरोलिन जमीन पर गिर पड़ी और हथौड़ा कैरोलिन के हाथ से गिर गया। ये देखकर जेसिका को गुस्सा आ गया। वो छत की ओर देखते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी रिवॉल्वर बूढ़ी औरत की ओर कर दी और उसने गोली चला दी। उसके तुरंत बाद उसने बूढ़े आदमी की ओर रिवॉल्वर को मोड़ा। उस समय तक कैरोलिन ने हथौड़ा लिया और उसे जेसिका के सिर पर जोर से मार दिया। जेसिका का सिर फूट गया और खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका रिवॉल्वर नीचे गिर गया। कैरोलिन ने बूढ़े आदमी को खोल दिया और पुलिस को बुलाया। कुछ घंटों के बाद पुलिस आई और पहली औपचारिक प्रतिक्रिया की और अस्पताल को सूचित किया। जेसिका को अस्पताल ले जाया गया। मानसिक अवसाद की बीमारी के लिए जेसिका की जांच की गई और उसे आगे के इलाज के लिए मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। कैरोलिन जरूरी इलाज के बाद अपने घर चली गई। कैरोलिन अपने घर पर सुरक्षित थी। बूढ़ा भी ठीक हो रहा था। सब कुछ सामान्य और अच्छा हो गया। कुछ दिनों बाद कैरोलिन ने फेसबुक पर लॉगिन किया। कई अपडेट, मैसेज और फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी। उसने अपने सभी संदेशों को देखा और फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक किया। जिफिन ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। फेसबुक से लॉग आउट करते ही वो मुस्कुरा दी और फिर उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट, निष्क्रिय कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।